पतियाने लायक हो। तो वो बोले कि नहीं नहीं, 33 नहीं फेंकते, 15 फेंकते हैं, 10 फेंकते हैं। ठीक है, एक हद तक वो भी मान्य है। दूसरी संभावना ये भी है, आप इसको तो ऐसा देख रहे हो कि ये राजनीतिक एक प्रपंच है केवल, लेकिन एक पक्ष ये भी हो सकता है कि आपके द्वारा अभी पिछले कुछ समय से जो दबाव आप बना करके रखे हैं सरकार पर, है ना, अलग अलग तरीके से, बीएड वाले अलग सर पे चढ़े हैं, एसआई वाले कुछ समय पहले और अति किए थे, जान रहे होगे, रास्ते में भीख भीख मांगना, है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, रेलवे उसमें सड़क पे बैठ जाना, वो पलौद मोड़ है वहां पर, तो बहुत सारी गतिविधियां तो किए हो आप लोग, तो शायद इसकी वजह से दबाव में हो। ठीक है, और इस दबाव में आकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब बाध्य है कि वो नई वैकेंसी लाए। ठीक है, तो दोनों पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष तो ये भी हो सकता है कि आप दबाव बना करके रखे हो, तो आपको संतुष्ट करने के लिए अभी वैकेंसी लेकर के आ जाएगा, रिजल्ट मनमानी करेगा फिर। ये भी पक्ष हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कई बार किया है। एसआई का ही रिजल्ट देख लो ना, बेचारे लोग को रुला दिए थे यार, साल भर तक, साल भर रुला दिए थे लगभग। ठीक है, नहीं एग्जाम होने के बाद साल भर रुला दिए रिजल्ट के लिए। तो पक्ष तो बहुत सारे हैं, तर्क वितर्क करने के लिए बिंदु बहुत बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन बात यह है कि आप क्या इस असहजता की स्थिति में अपना मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखे हैं या नहीं रखे हैं। क्योंकि देखो, अगर उसका विचार सिलेक्शन देने का ही हो गया और आप केवल इसको मान रहे हो कि अरे कुछ नहीं, राजनीतिक प्रपंच है, केवल प्रोपेगेंडा चल रहा है कि वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी, आप ये मान करके चल रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वैकेंसी आ गई, एग्जाम ले लिया, सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग दे दिया, क्या करोगे फिर? है कि नहीं? एक पक्ष तो ये भी हो सकता है सर, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल खुलने हैं, पीएम श्री स्कूल में बहुत सारे 341 स्कूल तो उन्होंने बोल के रखा हुआ है। आगामी समय में हो सकता है कि आपको और वो स्कूल जो है वो देखने को मिले, तो वहां पर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती तो लगेगी। और हमारे यहाँ जो आंकड़ा इन्होंने बताया है कि भाई हमारे यहाँ जो शिक्षक स्टूडेंट का जो अनुपात है वो लगभग 26 है। तो आप यदि इसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि इतना सटीक होगा। ठीक है, हाँ, वो प्राइवेट का मिला करके हो सकता है, प्राइवेट स्कूलों में तो टीचर रहते ही हैं यार, सीधी सी बात है। ठीक है, एक ही कक्षा में आपको चार चार हर पीरियड के लिए अलग टीचर मिल जाएंगे, है ना, लेकिन सरकारी स्कूल में स्थिति भिन्न होती है, एक ही टीचर चार चार सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये होता है, तीन तीन क्लास एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ती है। हमारे यहाँ तो स्थिति ये भी है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में। तो शिक्षक भर्ती तो ये मान करके चलो कि अभी नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, लेकिन वैकेंसी तो आनी ही है। और मुझे लगता है कि ये वैकेंसी हो सकता है कि आगामी 6-8 महीने में आपको देखने को मिल भी सकती है। ठीक है, और ये कैसे होगा? एग्जाम का फॉर्म अभी पहले भराएगा, क्योंकि उसको चुनाव में प्रॉफिट भी तो चाहिए इस चीज का। ठीक है, तो हो सकता है कि वो एग्जाम की वैकेंसी अभी निकाल दे, रिजल्ट भले बाद में देता रहेगा, एग्जाम भले बाद में लेता रहेगा, या ये हो सकता है कि वो एग्जाम में ही डिले कर दे और साल भर के बाद वैकेंसी निकाले। ठीक है, संभावनाएं बहुत सारी हैं। इधर उधर की संभावनाओं को अगर आप कैलकुलेट करते बैठे रहोगे तो फिर एक तो आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, और दूसरी बात, एक कहावत आपने सुनी होगी कि माया मिली ना राम, है ना, तो न माया हाथ में लगेगी न राम के हो पाओगे, है नहीं। अगर तैयारी नहीं किए तो ना तो वैकेंसी हाथ में आने वाली है ना, और ना ही कोई नया चीज जो आप, हो सकता है कि शिक्षक भर्ती के अलावा कोई अन्य एग्जाम को टारगेट कर रहे होगे, वो आपके हाथ में आएगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि सामने जो आपको विकल्प दिख रहा है उसकी आप जोर शोर से तैयारी करो। ठीक है, और कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो 2-3 वैकेंसी तो आपको कॉमन ग्रेजुएट के लिए मिल ही रही है। एक वैकेंसी एडीओ की वैकेंसी मिल रही है, लगभग जून के आसपास एग्जाम है। और एक, अगर आप साइंस वाले हैं तो प्रयोगशाला परिचारक वगैरह के भी पद हैं, उसमें बहुत सारे पद हैं। ठीक है, वो आप
डाल सकते हैं। इसके अलावा अमीन का पद है, लगभग दिसंबर के आसपास उसका एग्जाम है, तो वैकेंसी तो है। इसके अलावा अगर आप केवल राज्य स्तर की परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आने वाले समय में 79 नवोदय और केवीज खुलने वाले हैं, समझ रहे हो? 79 केवीज खुलने वाले हैं और नवोदय खुलने वाले हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय। यहां पर भी तो टीचरों की भर्ती होगी सर, ठीक है। और अगर एक स्कूल में 10 भी शिक्षक मानते हो, क्योंकि वहां पे बड़ी संख्या में होती है भर्ती, तो 10 भी अगर मानते हो मिनिमम गिरे से गिरे हालत में, तो भी तो लगभग 790 टीचर चाहिए, लगभग 800 के आसपास पद आएगा, है कि नहीं? उसको टारगेट किया जा सकता है सर। और केंद्रीय विद्यालय में एक बार जॉब लग गई मतलब भाई राजा हो शिक्षक फील्ड में। इतनी फैसिलिटी आपको नवाजता है ना, इतनी इतनी फैसिलिटी आपको दी जाती है कि आप अघा जाते हो, लेकिन हो गया सर, हो गया सर, लेकिन फिर भी आपको फैसिलिटी वो देता ही रहता है, देता ही रहता है। बहुत सारी फैसिलिटी है वहां। अगर आपको शिक्षक के फील्ड में बहुत अच्छे जॉब पर जाना है ना, तो केवी का जॉब चुनो या नवोदय का जॉब चुनो। नवोदय का जॉब थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होता है, क्योंकि आवासीय बच्चे रहते हैं, हॉस्टलर बच्चे रहते हैं, तो उनको संभालना है ना एक अपने आप में चैलेंज होता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऐसे लोग जो शिक्षा के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाने के साथ साथ, अपने हुनर को बढ़ाने के साथ साथ मैनेजमेंट का हिस्सा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज की डेट में आप एक शब्द हमेशा सुनते होंगे कि कोई मतलब एक लाइन हमेशा सुनते होंगे कि आपको अगर सफल होना है ना, तो आप अपने हुनर के साथ साथ मैनेजमेंट सीख जाओ, आप सफल हो जाओगे। मैनेजमेंट में हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। और अगर आपको केंद्रीय विद्यालय या नवोदय ये सुविधा दे रहा है कि भाई आओ, आपका वेलकम है, मैनेजमेंट में आपका स्वागत है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से लूटनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। शिक्षक भर्ती जो है, वॉइस नहीं आ रही है सहोदर कीर्ति, करिश्मा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अब आ रही है, हाँ, ठीक। तो केवी वगैरह की जॉब भी ना बहुत शानदार जॉब है, ठीक है। हाँ, उसका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। उसके एग्जाम का यदि आप पैटर्न देखोगे तो उसमें पेडागोजी भर भर के रहेगा, खूब पेडागोजी पूछता है, ठीक है। पेडागोजी में एकदम आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, ऐसा वाला रहता है उसमें। तो पेडागोजी अच्छे से तैयार करो, सीडीपी एकदम अच्छे से तैयार करो। ये सेक्शन जो है ना, ये आपको सिलेक्शन करा के देगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती परीक्षा की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत शायद सर ने आपको सिलेबस का पूरा ब्यौरा दिया होगा कि कौन से भाग में क्या है और कैसे किसको पढ़ना है। इसके अंतर्गत यदि हम सिलेबस देखें तो सिलेबस को दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा और सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है, ये कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के कक्षाओं में अध्यापन के लिए इस वर्ग में नियुक्ति की जाती है। वहीं अगर हम सहायक शिक्षक की बात करें तो इसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के अध्यापन के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाती है। अब यदि आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपको क्या दिखेगा सर? सिलेबस में आपको दिखेगा सहायक शिक्षक के। सबसे पहले हम लोग सहायक शिक्षक का सिलेबस डील करेंगे। सहायक शिक्षक का यदि आप सिलेबस देखें तो एग्जाम का जो पेपर है वो कुल 150 अंक का होना है। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 150 अंक कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। 7 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहले भाग में है सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 अंक का आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी है 25 अंक की, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक की,
गणित है 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। अभी आगे जाकर के मैं आपको हिंदी भाषा पढ़ाने वाला हूं। हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के वेटेज को यदि आप देखें तो 25 अंक की आपकी हिंदी होने वाली है सहायक शिक्षक के एग्जाम में। अब यदि शिक्षक पद हेतु सिलेबस देखें तो ये भी 7 भागों में बटा है। कौन कौन से 7 भाग हैं? तो सबसे पहले भाग में है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यहां भी 30 अंक की हिंदी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। सामान्य हिंदी 25 अंक की यहां भी है। सामान्य अंग्रेजी 25 अंक की वहां भी थी, यहां भी है। गणित और विज्ञान मिला करके कितना है? 30 अंक का। ये 2 भाग में बटा हुआ है। 15-15 प्रश्न यहां से आते हैं। सामाजिक अध्ययन आपको यहां देखने को मिलता है 20 अंक का और कंप्यूटर 10 अंक का, सामान्य ज्ञान 10 अंक का। यदि आप सहायक शिक्षक और शिक्षक के सिलेबस को कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बीएड और डीएड दोनों के लिए पात्र होते हैं, ठीक है, दोनों की उन्होंने जो अर्हता है वो अर्जित की होती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को यदि आप कंपेयर करेंगे तो आपको शिक्षक और सहायक शिक्षक में 2 जगह पर अंतर देखने को मिलेगा। कहां कहां 2 अंतर? पहला, सहायक शिक्षक में गणित अकेले 30 अंक की है, जबकि शिक्षक पद हेतु जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें गणित और विज्ञान मिला करके 30 अंक है। इसके अलावा आप जब सहायक शिक्षक देखते हैं तो वहां पर आपको पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का पढ़ना होता है, जबकि शिक्षक पद हेतु जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें 20 अंक का आपका सामाजिक अध्ययन होता है। ये 2 अंतर हैं, बाकी का पूरा वेटेज है ना, पूरे सब्जेक्ट वेटेज सहित समान है। सभी में आपको कंप्यूटर पढ़ना है, सभी में सामान्य ज्ञान है, सभी में सीडीपी है, हिंदी है, अंग्रेजी है। ये आपको पूरा कॉमन पढ़ना होता है सहायक शिक्षक में और शिक्षक में। तो जो लोग दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसको ध्यान देना और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बना करके पढ़ने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि सर इसके लिए अलग पढ़ना है, उसके लिए अलग पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों लगभग सेम है। आपको जो अंग्रेजी में पढ़ना है सहायक शिक्षक में, वही शिक्षक में पढ़ना है। जो हिंदी वहां पढ़ना है वो यहाँ पढ़ना है। सीडीपी जो वहां पढ़ते हो वो यहाँ पढ़ते हो। कंप्यूटर वहां है, यहाँ भी है। सामान्य ज्ञान जो वहां है वो यहाँ भी है कि नहीं? अब सहायक शिक्षक में बाबर 1526 में आया, तो सर शिक्षक में भी तो 1526 में ही आएगा ना, कि 1527 हो जाएगा? नहीं सर, ये कक्षा 1 से 5 है तो यहाँ 1527, ऐसा थोड़ी हो गया है। 1526 यहाँ भी है, 1526 वहां भी है कि नहीं? संविधान आप पढ़ोगे, जो चीजें यहाँ हैं वही चीजें वहां हैं। इकोनॉमी जो चीजें यहाँ हैं वो चीजें वहां हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाले भाग में जो यहाँ है वो वहां है। तो सिलेबस में ये जो पोर्शन है 5 भाग, ये पूरा समान है, ये पूरा समान है। अंतर हमको देखने को मिलता है केवल 50 नंबर के सिलेबस में। 50 नंबर के सिलेबस में आपको शिक्षक के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन पढ़ना होता है, जबकि सहायक शिक्षक के अंतर्गत इसके स्थान पर रहता है पर्यावरण अध्ययन। वहीं गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक शिक्षक पद हेतु, जबकि यही 30 अंक का वहां गणित अकेले होता है, विज्ञान नहीं होता वहां, ठीक है। तो ये विभाजन आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक में अंकों का देखने को मिलता है। अब एक सवाल लोगों के मन में आता है कि सर यहां भी 150 अंक का सिलेबस आप बता रहे हो, यहां भी 150 अंक का, लेकिन अभी बातें चल रही हैं कि एग्जाम जो है वो 100 नंबर के पैटर्न पर लिया जाएगा। शायद सर ने बोला भी होगा, इसके बारे में बात की होगी आपसे, है ना? तो 100 नंबर का जो पैटर्न है, हो सकता है वो फॉलो हो सकता है फॉलो ना भी हो, ठीक है। आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप श्योर कुछ नहीं बोल सकते। यहां श्योर कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर? क्योंकि पिछले बार टीईटी में भी इसी प्रकार की बातें उठी थी कि सर ये 100 नंबर का कर दिया जाएगा, लेकिन टीईटी तो 150 नंबर का ही हुआ। जस्ट पिछला टीईटी 150 नंबर का हुआ है। तो सवाल यहीं पर आकर के एकदम खतरनाक मोड़ ले लेती है कि सर तैयारी कैसे करें।
तैयारी तो आपको वही करना है यार, सिलेबस में तो आपको पूरा वही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मान लो हिंदी को 25 से हटा करके मान लो 10 नंबर का कर दिया, तो क्या पढ़ाई के स्तर में कमी ला दोगे क्या? नहीं सर, आपको पढ़ना तो उतना ही है, सिलेबस उतना ही रहना है, सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी, पहले बता रहा हूं, सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी। कटौती होगी केवल अंकों में, कटौती होगी केवल अंकों में। सीडीपी अच्छा खासा रहना ही है, गणित ठीक ठाक रहना ही है, हिंदी अंग्रेजी यहां पर स्कोप है, थोड़ा सा वेटेज वो कम कर सकता है, लेकिन ये मान करके चलो कि ये जो अगर इसको 10 नंबर का भी यदि करता है तो ये 10 नंबर आपके सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में बैरियर का काम करेगा। क्योंकि हिंदी माध्यम वालों के साथ समस्या क्या होती है और अंग्रेजी माध्यम वालों के साथ समस्या क्या होती है, ये टीचर समझ सकता है। अंग्रेजी वालों के साथ समस्या ये होती है कि हिंदी में चूंकि वो लोग कभी उस अप्रोच से पढ़े ही नहीं होते हैं हिंदी, जिससे कि आप कंपटीशन एग्जाम निकाल सको, कभी उस अप्रोच से पढ़े ही नहीं। वहां पर तो केवल किताब है, किताब के पीछे जो क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ लिए, एग्जाम में पास हो गए, कहानी खत्म, केवल यही रहता था, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर आपके पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग होता है। हिंदी माध्यम वालों के साथ समस्या ये होती है कि उनको हिंदी तो ठीक ठाक आती है, 10 अगर प्रश्न आ रहे हैं तो 5 प्रश्न वो बना लेंगे, और इसी बात की उनको हवा रहती है, वो 1.5 फीट ऊपर चलते हैं जमीन से, अरे हिंदी तो बन जाएगी, हिंदी तो बन जाएगी, और बनता नहीं है एग्जाम में। और 5 क्वेश्चन उनसे बनता नहीं है, सोचो केवल 50% बनता है हिंदी, केवल 50% बनती है हिंदी आपसे, 10 में से केवल 5 प्रश्न सही बना पाते हो। उसके बावजूद हमको अलग अलग ही प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे हिंदी ही तो है, पढ़ लेंगे, पर्यायवाची ही तो है, पढ़ लेंगे, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में नमस्ते, है नहीं? तो इससे बच करके रहना है, ठीक है, इससे बच करके रहना है। अब यदि हिंदी का मैं सिलेबस देखूं तो हिंदी का सिलेबस भी सहायक शिक्षक और शिक्षक के स्तर पर बांट करके देखा जाना चाहिए। सहायक शिक्षक का यदि आप सिलेबस देखें तो इसमें कुल 9 इकाइयां हैं, 9 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली इकाई में स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी यानी पूरी की पूरी आपको वर्णमाला इसके अंतर्गत पढ़नी है। सिलेबस बहुत अस्त व्यस्त तरीके से लिखा हुआ है, पिछला जो सिलेबस था वो लिंग और वचन इसके साथ कारक होना चाहिए था, उसको लिखा है यहां, जबकि ये तीनों एक ही सेक्शन में रखे जाने चाहिए थे, लिंग वचन और कारक। फिर है संधि, तीनों प्रकार की संधियां, और ये सब मिल करके बना है इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 2 में शब्द रूप और शब्द रचना है, इसके अंतर्गत स्रोत के आधार पर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इसके अलावा अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द। यहां पर होना चाहिए था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसके तुरंत बाद, लेकिन उसको लिखा है अगली इकाई में, ठीक है। इसके बाद शब्द रचना है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अब देखो संधि को होना चाहिए था यहां, है नहीं? तो सिलेबस तो बहुत अस्त व्यस्त, यहां का वहां, इधर का उधर लिखा हुआ है, लेकिन टॉपिक शामिल है सिलेबस में, बस इतना पर्याप्त है उसके एग्जाम देने के पीछे, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन शामिल करने के पीछे। वो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि उसने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक। इसके बाद पद एवं पदभेद है। 8 प्रकार के शब्द होते हैं, उन्हें ही पदों के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 4 को शामिल किया गया है, 4 को शामिल नहीं किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को शामिल किया गया है, लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के शब्दों को शामिल नहीं किया गया है। इकाई 5 की यदि मैं बात करूं तो इकाई 5 में वाक्य परिचय है। वाक्य परिचय के अंतर्गत वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पद क्रम, ये 3 चीजें हमको देखनी है। वैसे देखा जाए तो वाक्य जो है, इसके अंतर्गत हम वाक्य क्या है, वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, इसके अलावा वाक्य शुद्धि,
ये तीन चीजें हम लोग वाक्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस में अंग और वाक्य के भेद, वाक्य की शुद्धि जो है ये अलग से लिखी नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके बाद इकाई 6 में मुहावरे और लोकोक्तियां, साथ में है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के संबंध में क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर यहां से क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा। आप कुछ कह नहीं सकते। उसका मन करेगा वो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन दे सकता है, मन नहीं करेगा नहीं देगा। ठीक है, हमको एक बार इसको देखना होता है कि अपठित गद्यांश से प्रश्न कैसे आते हैं। इसके बाद बाकी के जो 3 यूनिट हैं, यानी इकाई 7, 8 और 9, ये आपको हिंदी पेडागोजी के देखने को मिलते हैं। इसमें इकाई 7 बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया है। बच्चों के विकास के दौरान जो भाषाई विकास होता है वो हमको पढ़ना है। इसके अंतर्गत भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं वो प्रक्रिया हमको सीखनी है। और इसी के अंतर्गत आप लोग पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके 4 चरणों के दौरान जो बच्चों में भाषाई विकास होता है उसको आप लोग देखते हैं। इसके अलावा स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, क्या क्या प्रोसीजर के क्या क्या गुण होते हैं ये हमको देखना है। इसके अलावा बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। फिर इकाई 8 है। इकाई 8 में बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उसका विकास, चारों प्रकार के जो भाषाई कौशल हैं, है ना, यानी अभिव्यंजनात्मक कौशल और ग्राही कौशल, दोनों प्रकार के कौशलों के अंतर्गत जो भाषाई कौशल आते हैं वो सारे कौशल हमको इकाई नंबर 8 में देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है आपके हिंदी में पेडागोजी के संदर्भ में। हिंदी में यदि पेडागोजी इंपॉर्टेंट है तो उसका इंपॉर्टेंस इस यूनिट की वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। अगर वो पेडागोजी से क्वेश्चन कर रहा है तो मान करके चलो वो इकाई नंबर 8 से क्वेश्चन करेगा, यानी जो भाषाई कौशल है यहां से उठाएगा। जैसे आपको पूछ लेता है फलाना, इसका महत्व पूछ लेगा, इसका उद्देश्य पूछ लेगा कि प्रारंभिक कक्षाओं में भाषाई कौशल का उद्देश्य क्या होता है क्या नहीं होता है, क्वेश्चन देखा होगा आपने, है कि नहीं। सहायक सामग्रियों से क्वेश्चन आता है कि कौन दृश्य श्रव्य सामग्री है, कौन श्रव्य सामग्री है, कौन दृश्य सामग्री है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमको देखना है जो चारों भाषाई कौशल है उसके अंतर्गत। इनके बीच में क्या अंतर संबंध होता है वो भी देखेंगे, क्योंकि चारों भाषाई कौशल अंतर संबंधित तो होते हैं सर, इंटर रिलेटेड होते हैं। इसीलिए तो आप देखना जो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो श्रवण बाधित होते हैं वो आगे जाकर के मूक हो जाते हैं, पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वो आगे जाकर के बहरे हो जाते हैं, बहरे होते हैं वो आगे जाकर के मूक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सर? अरे कान में इनपुट गया ही नहीं तो मुंह से आउटपुट निकलेगा कैसे, है नहीं। हाँ, और उनका जो श्रवण यंत्र है वही बाधित होता है, उसकी वजह से बच्चे बोल नहीं पाते हैं। अगला इकाई 9 में है मूल्यांकन। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 टॉपिक पढ़ना है बेसिकली, असेसमेंट और इवेल्युएशन, यानी आकलन और मूल्यांकन, ये दोनों पढ़ना है। और मूल्यांकन के दौरान जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष हैं, कौन सी विधि को ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, क्लास टाइमिंग क्या है? 7:30 से क्लास लगेगी आपकी 10:30 तक। ठीक है, हाँ। इसके अंतर्गत भाषा में मूल्यांकन क्यों, उसकी प्रकृति क्या होगी, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के कौन कौन से संभावित तरीके हो सकते हैं, ये हमको देखना है। भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका, त्रुटियां, जो व्यवस्थित त्रुटि, अव्यवस्थित त्रुटि क्या होती है, उनकी क्या भूमिका होती है बच्चों को सिखाने में। ठीक है, आप एक चीज देखना, त्रुटियों की बड़ी भूमिका होती है हमारे सीखने की प्रक्रिया में। आप जब टेस्ट सीरीज देते हो और टेस्ट सीरीज में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वो आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाती है।
होता है ऐसा? हाँ, आप अगर कोई गलती किए हो ना तो आप उसको उसकी पुनरावृत्ति करने से खुद को बचाते हैं। आप इस चीज से बचाते हैं खुद को कि भाई ये जो गलती मैंने एक बार की है वो बार बार रिपीट ना हो, है कि नहीं? वैसे ही बच्चे जब अपने विकास क्रम में होते हैं तो वो अपनी त्रुटियों से सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और यही भूमिका होती है त्रुटियों की बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में। तो ये 9 अध्याय हैं, 9 इकाई हैं सहायक शिक्षक के पद हेतु जो भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए। अब यदि मैं शिक्षक पद हेतु भर्ती परीक्षा की बात करूं तो शिक्षक पद हेतु जो भर्ती परीक्षा होनी है उसमें 8 अध्याय हैं। और ये 8 अध्याय कौन से हैं सर? तो सबसे पहला अध्याय है स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी, यानी इकाई नंबर सहायक शिक्षक में जो सिलेबस था वही आपको यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिलेगा। लिंग वचन वहां भी था, यहां भी था। संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद वहां भी था, यहां भी है। एक नया टॉपिक आपको यहां पर शिक्षक में दिखेगा, वो है काल। ये आपको सहायक शिक्षक में नहीं मिलेगा, शिक्षक वाले सिलेबस में काल आपके सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा इकाई 2, इसकी ऑफलाइन क्लास लगेगी हेड ऑफिस में, है ना, जो अपना रजबंधा मैदान वाला ब्रांच है ना वहां, ठीक है, हेड ऑफिस है हमारा। यहां पर आकर के आप लोग ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। इंग्लिश क्लास कितने टाइम होगी? अरे इंग्लिश की, इंग्लिश अभी नहीं लगेगी तरुणा, है ना। एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा फिर तुरंत दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको लगाया जाएगा। अगला इकाई 2 शब्द रूप और शब्द रचना। इसके अंतर्गत स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग और अर्थ के आधार पर शब्द के वर्ग, जैसा वहां था वैसा ही सेम टू सेम यहां पर है। बस एक डिफरेंस आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में देखने को मिलेगा, वो है शब्द युग्म। शब्द युग्म आपको सहायक शिक्षक में नहीं मिलेगा, मिलेगा किसमें? शिक्षक में। इसके अलावा शब्द रचना, शब्द रचना आपको पढ़ना है तो शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय समास उसके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वहां भी था यहां भी है। यहां पर एक नया टॉपिक आपको मिलेगा शब्द शक्ति, सहायक शिक्षक में नहीं है, शिक्षक में शामिल है, ठीक है। इकाई 3 में पद एवं पदभेद सेम जैसे वहां था वैसे ही यहां भी है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चारों प्रकार के शब्दों को इसमें शामिल किया गया है। इकाई 4 में है वाक्य का परिचय, अंग और वाक्य भेद। एक यूनिट और आपको अतिरिक्त रूप से देखने को मिलेगा, वो है विराम चिन्ह, वहां नहीं था यहां पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा रचना है मुहावरे और लोकोक्तियां, इसके अंतर्गत मेन है मुहावरे और लोकोक्तियां। रचना तो आप लोग इसके माध्यम से पढ़ चुके होते हैं। जब शब्द रचना की बारी आती है तो आप इसके अंतर्गत संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन 4 टॉपिक को शब्द रचना के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसने यहां पर क्यों लिखा है भगवान जाने और व्यापम मौला जाने। इकाई 7 में है अपठित गद्यांश, अलग से यूनिट दिया हुआ है, लेकिन पिछले बार एग्जाम हुआ था तो क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। इकाई 8 में चारों भाषाई कौशल है, श्रवण वाचन लेखन पठन कौशल। ये 4 जो भाषाई कौशल है इनको एक अध्याय में रखा गया है, ठीक। अब बात आती है कि सर इसमें पेडागोजी कम है तो क्या कम क्वेश्चन आते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ये जो एग्जाम है शिक्षक का एग्जाम, ये देते हो कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए, है कि नहीं? हाँ। और ये जो भाग है, ये पूरा सिलेबस है ना, ये लगभग सेम वैसा ही है जैसा आपको सहायक शिक्षक में देखने को मिलता है। स्वाभाविक है प्रश्न कि सर क्या क्या अंतर होता है दोनों में? अंतर एक तो आप देख सकते हो पाठ्यक्रम के रूप में, ठीक है। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि आपको शिक्षक में मिलेंगे किंतु सहायक शिक्षक में नहीं मिलते हैं, जैसे काल हो गया, शब्द शक्ति हो गया, शब्द युग्म हो गया और विराम चिन्ह हो गया।
ये 4 टॉपिक आपके शिक्षक में है लेकिन सहायक शिक्षक में नहीं है। इसी प्रकार दूसरा जो अंतर होता है वो आपको दिखेगा एग्जाम में, और वो अंतर होता है प्रश्नों का स्तर। प्रश्नों का स्तर यदि आप देखेंगे तो शिक्षक में प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़िया रहता है, जबकि सहायक शिक्षक में प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा सामान्य, मैं इसको सरल तो नहीं कहूंगा, लेकिन शिक्षक की तुलना में थोड़े से सामान्य स्तर के जरूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि सहायक शिक्षक में एकदम लाइन टू लाइन पूछ देता है, एकदम वर्ड टू वर्ड, एकदम सीधे सीधे, एकदम कट टू कट फैक्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जबकि शिक्षक में कुछ कुछ प्रश्न जो पेडागोजी वाले भाग के हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपको सोचने के लिए विवश करते हैं। आप पिछले एग्जाम देखेंगे तो पिछले एग्जाम में आप देखना कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बेसिक व्याकरण से आप लोग पढ़ते हैं, और बेसिक व्याकरण से परिभाषा को ही मल्टीपल चॉइस में पूछ दिया गया है। परिभाषा को मल्टीपल चॉइस बना करके पूछ दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। लिंग को जो टॉपिक है लिंग, उसको 4 विकल्पों में बांटा और बोल दिया कि इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। आप देखना पुराना जस्ट पिछला टीईटी देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन है सामान्य रूप से जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसकी तुलना में। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपका अप्रोच भी थोड़ा सा विशिष्ट होना चाहिए। यदि आप सही अप्रोच अपना करके नहीं चल रहे हो तो मान करके चलो हिंदी का जो पेपर है ये आपके लिए कठिन ही होगा, क्योंकि शिक्षक ऐसा एग्जाम है जिसमें हिंदी अच्छे स्तर की पूछी जाती है। हिंदी में आप व्यापम के सामान्य जो प्रश्न जो एग्जाम होते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया या और कोई एग्जाम हो गया, इस स्तर की यदि आप तैयारी करके जाएंगे तो शिक्षक में आप 50% से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट एकदम श्योर शॉट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एकदम श्योर करना है तो आपको टाइम देना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, घर जाकर के पुराने प्रश्नों का एकदम अभ्यास करना होगा। क्योंकि यदि आप पुराने प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो आपको आइडिया होता जाता है कि आप किस अप्रोच से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके बनेंगे। तो ये आपके सिलेबस का पूरा लेखा जोखा है शिक्षक और सहायक शिक्षक का। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर हिंदी पढ़ने के लिए या हिंदी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए हम क्या करें। देखिए, हिंदी में यदि आपको स्कोर करना है और अभी के व्यापम के यदि आप पैटर्न की बात करते हैं तो आपको 2 चीजों पर बड़ा फोकस करने की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा, परिभाषा पर बहुत अच्छे से फोकस करना। परिभाषाओं से क्वेश्चन आते हैं, अब आना शुरू हो गया है। जैसे लिंग वाला टॉपिक ही मैंने बताया आपको, इसी को परिभाषा को ही 3 भाग में 4 भाग में बांट करके उसने क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और व्यापम का अप्रोच देखना है तो अभी कुछ समय पहले हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ उसमें यौगिक या योग रूढ़ शब्द को ऐसे ही मल्टीपल चॉइस बना करके दे दिया था। ठीक है, तो ये परिभाषा अब याद करने वाली, तैयार करने वाली जगह बन गई है, इसको बिल्कुल तैयार करके जाना। दूसरी बात, हिंदी के संबंध में मैं कहूंगा कि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो आप तैयारी करो किसकी, एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज कहां से उठाएं सर? एमसीक्यूज के लिए आप मार्केट में कोई भी किताब उठा सकते हैं, सारी किताबें अच्छी हैं। बस ध्यान रखना डेटा, फैक्ट, ये वहां से उठाना जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेटा और फैक्ट वहां से उठाना जहां से मैं पढ़ाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि जब आप पुराने एमसीक्यू उठाने के लिए जाते हैं, लगाने के लिए जाते हैं और किसी नेशनल लेवल की एग्जाम की बुक उठा लेते हैं, जैसे मान लो आपने उठा लिया घटना चक्र आती है हिंदी की, आपने उठा लिया। अब उसमें कुछ कुछ एग्जाम में या कुछ कुछ स्टेट में स्वरों की संख्या ली गई है 13,
अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 11, कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एग्जाम व्यापम का यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसके आंसर को आधार बना करके मैं आपकी स्टडी करवाऊंगा, ठीक है। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं सर, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम छत्तीसगढ़ का निकाय ले रहा है, छत्तीसगढ़ की बॉडी ले रही है, तो मैं इसके हिसाब से आपको फैक्ट्स बताता चलूंगा, ठीक है। चलो, तो ये तैयार करना है अपने को हिंदी में, परिभाषाओं पे विशेष ध्यान देना, और दूसरी बात एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। अब एक सवाल और आता है कि सर बुक कौन सी ले, बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है बुक कौन सी ले। बुक मेरे हिसाब से जो ऐसी ऐसी किताब आपको उठानी चाहिए जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो व्यापम के लिए सबसे अच्छी किताब जिसको मैं मानता हूं वो है वासुदेव नंदन प्रसाद। वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब, वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आप ले लीजिए। सरल सरल है, सस्ती है, और एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है। दूसरी बात, दूसरी किताब जो आपको, अगर वासुदेव नंदन प्रसाद नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरी किताब जो आपको लेना चाहिए वो है विनय कुमार पाठक की किताब। विनय कुमार पाठक की किताब से भी आपको एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में, विनय कुमार पाठक। और अगर पढ़ना है, डिटेल में जाना है, तो आप हरदेव बाहरी उठा लीजिए। और तैयार करना है, पृथ्वीनाथ पांडे ले लीजिए। किताबें बहुत सारी हैं, आपको जो किताब सही लगती है, सटीक लगती है, आप उसके हिसाब से किताब खरीद लेंगे, जो किताब आपको सही लगती है। लेकिन अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं ये कहूंगा कि वासुदेव नंदन प्रसाद या तो विनय कुमार पाठक, इन दोनों में से किसी भी किताब को आप ले सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक किताब ले लीजिए, काम चल जाएगा, अपना काम बन जाएगा यहां से, ठीक है। चलो, तो ये आपका सिलेबस। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सवाल है हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जब हम पढ़ेंगे, है ना, जब पढ़ने की बारी आएगी तो वहां पर मैं आपको वर्ण से धीरे 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 करके लेकर के जाऊंगा, वर्ण से धीरे धीरे लेकर के जाऊंगा वाक्य की तरफ, ठीक है। यानी सरल से कठिन की ओर चलेंगे। पढ़ते हो ना आप लोग, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि पढ़ते हो ना। हाँ, ये वही है सर, आपको सरल से कठिन की ओर लेकर के जाऊंगा। इसके पहले आपको मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है भाषा बोध। पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं वो होगा भाषा बोध। भाषा बोध के अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके अलावा भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान ये हमको पढ़ना है। इसके अलावा हम देखेंगे इसी के अंतर्गत अभी जो हाल में चर्चित शब्द है शास्त्रीय भाषा, इसको हम लोग आगे जाकर के देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको शुरुआत में मिलेंगी, ठीक है। कोई सी भी किताब ले लो, हर्षा है ना, लेकिन फैक्ट वही मैं बताया ना, फैक्ट वो आप अप्लाई करना जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो भाषा बोध से हम लोग क्लास शुरू करेंगे, भाषा क्या है ये जानेंगे, उसके बाद फिर धीरे 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 व्याकरणिक भाग को छूने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, सिलेबस में कोई डाउट है? सब सहायक शिक्षक वाले हैं कि शिक्षक वाले? शिक्षक, अच्छा। बीएड वाले हो सब? डीएड वाले कोई नहीं? अच्छा, वो डीएड वाला है, बढ़िया है। सरल आएगा, पेपर करके सुना होगा तो चल दिया होगा, अरे सरल आएगा, है ना। सहायक शिक्षक सरल आएगा बोला ना, उससे सोचा होगा अरे सरल आएगा क्यों पढ़ूंगा मैं ठीक है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ये व्याकरण की किताबें हैं। हाँ,
आपको अगर एमसीक्यू की किताब लेनी, कोई सी भी किताब ले लीजिए, हमको तो मेन मकसद है क्वेश्चन मिलना चाहिए, हमको क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो देखना है अपने को, ठीक है। हाँ, और अगर आप चाहो ना तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक बढ़िया सोर्स बता रहा हूँ, यूपीटीईटी, एमपीटीईटी, रीट, रीट के तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन यूपीटीईटी, एमपीटीईटी के क्वेश्चन जरूर उठाना। क्यों उठाना सर? पिछले 5-5 साल के ना दोनों के पेपर तैयार करके रखना, यूपीटीईटी, एमपीटीईटी, और अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है यूपी में, एमपी में, तो क्यों ऐसा सर? हाँ ना, हार्ड नहीं, छत्तीसगढ़ जो व्यापम है ना वो उसके प्रश्नों को कॉपी पेस्ट करता है कई तो, ठीक है, ये देखा है मैंने। तो आप लोग चाहो तो वो अप्रोच थोड़ा सा अपना सकते हो, है ना। हाँ, असिस्टेंट टीचर वाले भी हैं, ठीक है, सहायक शिक्षक वाले भी हैं। अरे नहीं, यहाँ पे क्लास में एक लड़का बैठा हुआ था, उसके लिए बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए, तो तैयारी करिए, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है ना। सीटीईटी का अगर आपको तैयार करना है तो ये पिछले साल का पेपर है, आप लोग इसको उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मिलते हैं, और कल जो टॉपिक चालू करूंगा मैं वो है भाषा बोध, ठीक है। भाषा बोध वाला टॉपिक कल शुरू करेंगे और सिलेबस आपका आगे बढ़ाएंगे। भाषा बोध के अंतर्गत वो वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, वही टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, मिलते हैं कल।